नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक अनुभव साझा कर रहा हूँ और यह अनुभव उस विषय में है कि कुछ लोगों को अपने मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में शिकायत होती है बीमा कंपनी से और वो उसको किस तरीके से डील करते हैं, उनका क्या तरीका रहता है। और तो उसी विषय में ये आज का वीडियो है और ये मेरा एक अनुभव है जो मैं आपके समक्ष ला रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में 7-8 दिन पहले मुझको इसी यूट्यूब चैनल पर एक साहब का मैसेज आया। उन्होंने कुछ जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ अपनी कुछ प्रॉब्लम्स लिखी और मुझसे उसके विषय में जानना चाहा, मेरा कांटेक्ट डिटेल जाननी चाहिए। तो मैंने अपनी ईमेल आईडी में जनरली लिख ही देता हूँ। तो मेरी ईमेल आईडी के थ्रू उन्होंने मुझसे संपर्क किया और अपनी शिकायत को लिखा और उसके बाद मैंने अपनी कांटेक्ट डिटेल्स उनको भेजी और फिर हमारी फ़ोन पर भी बातचीत हुई। तो ये साहब यहाँ का मैं ग्रेटर नोएडा में निवास करता हूँ, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो पास के ही रहने वाले थे और साहब इनके पास इनके फादर के नाम एक मारुति वैगन आर कार थी जो 2014 मॉडल थी और ये एक निजी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी से उसकी प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी थी। तो ये लगभग 10 साल पुरानी गाड़ी थी, 10 के आसपास। और इसके लिए उस बीमा कंपनी ने 0 डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज भी दी हुई थी और इसका सम इंश्योर्ड लगभग 1,57,000 रुपये के आसपास था। सिंपली मारुति वैगन आर ये कार थी। इसका 22 फरवरी 2024 को एक एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी इनके फादर के नाम थी और जो एक्सीडेंट हुआ इनके भाई गाड़ी चला रहे थे और ये एक किसी बड़े ट्रक के अंदर ये गाड़ी चली गई थी। पीछे की तरफ से कॉर्नर से ये मेन लगी थी, लेफ़्ट कॉर्नर से जो विंड स्क्रीन ग्लास है, अगर उसका लेफ़्ट साइड का लोअर साइड का जो पोर्शन होता है लगभग उस जगह ये गाड़ी लगी थी। फेंडर और जो एप्रन जो भी जॉइंट है उस जगह मेन। तो इसमें काफ़ी नुकसान था गाड़ी में। फ्रंट विंड स्क्रीन ग्लास, फेंडर एलएच और बोनट, बम्पर, हेडलाइट्स, एप्रन एलएच और कुछ सस्पेंशन पार्ट्स और लेफ़्ट फ्रंट डोर जो मेन, और उसका डैशबोर्ड भी डैमेज होगा। तो कुल मिला के वर्कशॉप ने लगभग जितने की ये गाड़ी की आईडीवी थी 1,57,000 समथिंग, उतने के आसपास का ही रिपेयर एस्टिमेट दिया था। और चूँकि 0 डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज थी तो कोई डेप्रिसिएशन के नाम पे डिडक्शन भी नहीं होना था। बीमा कंपनी ने साहब इसमें एक अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट किया और गाड़ी के एक्सीडेंट के ये लगभग तुरंत बाद ही वर्कशॉप में एक मारुति डीलर वर्कशॉप पे ये गाड़ी पहुंचा दी गई थी और वहीं से सारी क्लेम प्रोसेसिंग हुई थी। अब सब समय जब काफ़ी बीत गया तो ये सर्वेयर साहब से भी मिलना चाहते थे, लेकिन सर्वेयर साहब ने सर्वे के दौरान इनसे ना तो बातचीत की ना बताया वो कब आएंगे, तो ये उनसे मिल नहीं सके। काफ़ी लंबे समय के बाद अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पूर्व इनको सर्वेयर साहब ने क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑफ़र दिया और ऑफ़र में उन्होंने कहा साहब 81,000, 1,000 रुपये तो एक्सेस क्लॉज है ही, 81,000 इंश्योरेंस कंपनी इस क्लेम में जो फाइनल अमाउंट किया वो देगी और 75,000 की ये जो गाड़ी साल्वेज रैकेज कुछ भी कहें विदाउट आरसी कबाड़ी देगा इसके लिए। तो कुल मिला के उन्होंने जो है 1,57,000 की जो थी उसके आसपास ही का इनको ऑफ़र दिया और ये आईडीवी के अकॉर्डिंग ही था। यहाँ विदाउट आरसी शब्द लिखा हुआ था, तो विदाउट आरसी मीन्स एक तरीके से आरसी कैंसिलेशन के साथ। इसके लिए सर्वेयर साहब ने इनको एक भाषा का एक
फॉर्मेट भेजा था कि इस पे आप अपनी कंसेंट दीजिए, उसे नोटराइज कराइए, एफिडेविट के रूप में दीजिए। तो ये था। और उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी, स्क्रैपर जो 75,000 में विदाउट आरसी ले रहा था, उसकी डिटेल्स दी थी। तो इनको जो ये साहब थे जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, जो सलाह लेना चाह रहे थे, उनको एक तो वो सर्वे रिपोर्ट कॉपी लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कई बार मेल भी की, लेकिन ना तो बीमा कंपनी ने ना अप्रूव सर्वेयर साहब ने उनको सर्वे रिपोर्ट कॉपी दी। और दूसरा उनका कहना था कि कंसेंट देने से पहले बीमा कंपनी लिखित में ऑफ़र दे। बीमा कंपनी ने तो कोई ऑफ़र दिया ही नहीं। तो जब इन्होंने ये सब बातें मुझको बताई तो मैंने कहा इनसे वास्तव में आपके साथ गलत हो रहा है। सर्वे रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी और जो भी अप्रूव्ड सर्वे है उन दोनों की है। ट्रांसपेरेंसी से काम होना चाहिए। तीसरी चीज़, सर्वेयर एक थर्ड पार्टी है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो आपके क्लेम में अप्रूव्ड सर्वे लगे हैं। वो क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में इवन एम्प्लॉय भी हों तो भी वो क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में भाग नहीं ले सकते। और ये इसलिए इनका ये ऑफ़र देना या कंसेंट मांगना इस तरीके से, ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ, बीमा कंपनी आपको ऑफ़र दे, जो भी उनको लगता है वो सब बीमा कंपनी दे और फिर आपसे कंसेंट मांगे तो ठीक है। और जो ये स्क्रैप वैल्यू है जो भी 75,000 है, अगर आप इसकी कोटेशन चाहते हैं कि किस तरीके से इसकी कीमत 75,000 निर्धारित की गई, तो उसकी जानकारी भी बीमा कंपनी को इंश्योर्ड को देनी होगी। तो आपकी जो मांग है वो वाजिब है। फिर बातों बातों में उन्होंने कहा कि साहब मैं तो ये गाड़ी को रिपेयर कराना चाहता हूँ, मैं इसको, चूँकि गाड़ी है तो काम चल रहा है, अभी तो 5 साल लाइफ और है, तो कोई दिक्कत नहीं, नई लेने जाएंगे तो और पैसा खर्च होगा। तो इन्होंने मुझको अपनी गाड़ी के फ़ोटोग्राफ शेयर किए थे। मैंने कहा हाँ, आपकी गाड़ी अगर आप चाहते हैं, अगर 75% ऑफ IDV से कम में ये रिपेयर हो जाएगी तो आपका क्लेम जो है ये रिपेयर बेसिस पे होगा। और अगर 1,57,000 है तो ये मान के चलिए लगभग 1,17,000 इसका 75% ऑफ IDV होगा। वो 1,17,000 लगभग IDV का 75% होगा। तो इससे कम में आप अगर इसको रिपेयर करा सकते हैं तो ये पार्शियल लॉस क्लेम होगा और इंश्योरेंस कंपनी को आपका ये क्लेम पार्शियल लॉस बेसिस पे सेटल करना होगा। लेकिन इसके लिए आपको गाड़ी का जो रिपेयर खर्च है उसको सही से जानना होगा। आप वर्कशॉप जाइए और ठीक से एक एक पार्ट को समझिए। मोस्टली पार्ट्स शुरू में ही पता चल जाएंगे और कुछ संभावित होंगे तो वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। तो आप ये चीज़ें को चेक कीजिए। और जो मैंने फ़ोटोग्राफ देखे, मैंने कहा आपकी गाड़ी ये हो सकती है 75% ऑफ IDV से कम में अगर आप कोशिश करेंगे तो हो सकती है। और इसके लिए एक रास्ता और भी है कि आप अपनी गाड़ी को किसी छोटी लोकल वर्कशॉप पे ले जा सकते हैं और जहां आप रिकंडीशन पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और बाहर वैसे भी कुछ सस्ते मिल जाते हैं पार्ट, तो और लेबर चार्जेस भी कम होता है, तो भी इसका रिपेयर खर्च कम हो जाएगा और उस तरीके से भी आप इसका क्लेम ले सकते हैं। बाहर ले जाने में दिक्कत ये है कि चूँकि गाड़ी वर्कशॉप पे खड़ी हुई है तो वो 5-10 हज़ार रुपये पार्किंग इसके एस्टिमेशन चार्जेस और 5-10 हज़ार रुपये पार्किंग चार्ज के नाम पे आपसे लेंगे, तो आपको 15,000, 20,000, 15,000 तो कम से कम वर्कशॉप ले ही लेगी। तो ये अननेसेसरी आप पे बर्डन हो जाएगा। तो बेहतर है कि अगर आप गाड़ी इसी वर्कशॉप पे रिपेयर करा लें, अगर आप उसको पार्शियल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट चाहते हैं। ये आपके ऊपर है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इसमें ऑप्शन हो सकते हैं। जो ऑप्शन है वैसे ठीक है, लेकिन तरीका गलत है। अगर उसको बीमा कंपनी दे और आप अगर इसके लिए शिकायत करेंगे तो आपको सर्वे रिपोर्ट कॉपी भी मिलेगी और ये जो कोटेशन है इस सैल्वेज वैल्यू के लिए, रैक वैल्यू के लिए, रैकेज वैल्यू, मैं सही शब्द इस्तेमाल करता हूँ, रैक वैल्यू, तो वो भी आपको बीमा कंपनी उपलब्ध कराएगी। एक चीज़ वो उनके लिए हाँ ये था कि ये पार्किंग चार्ज और एस्टिमेशन चार्ज और
टोइंग चार्ज के लिए जो सर्वेयर साहब हैं उन्होंने अपनी जो ईमेल है उसमें मना लिखा था कि अगर ये नॉन रिपेयर बेसिस पे सेटल होगी तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। हालांकि जो टोइंग चार्ज है वो तो एक एड ऑन है, वो तो किसी भी गाड़ी में बीमा कंपनी के कवरेज अगर एक्सीडेंट होती है तो नियर बाई वर्कशॉप तक ले जाने के लिए जो भी मैक्सिमम 1500 तक या उससे कम जो भी एक्चुअल है उसकी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है। तो उसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये टोटल लॉस क्लेम है या पार्शियल लॉस वैसे, तो इसलिए ये तो मिलना ही चाहिए। रही बात एस्टिमेशन चार्जेस और ये एस्टिमेशन चार्जेस और पार्किंग चार्जेस, हाँ सामान्यतः ये बीमा कंपनी नहीं देती, लेकिन ये भी सच है कि बीमा कंपनी को जल्दी क्लेम सेटलमेंट का डिसीजन लेना चाहिए जिससे ये अननेसेसरी पार्किंग चार्जेस और एस्टिमेशन चार्जेस इंश्योर्ड पर ना पड़े। लेकिन अभी ये गाड़ी को 22 फरवरी को एक्सीडेंट हुई थी, 22 फरवरी से 22 मार्च, और आज तारीख 11 अप्रैल है, और तो शायद हमारी बात 2-3 दिन पहले 7-8 अप्रैल को ही होगी। तो यानी 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया और गाड़ी यूँ की यूँ ही खड़ी हुई है। तो हमारी लगभग आधा घंटा बातचीत हुई और मैंने इन्हें बहुत सारे एग्जांपल्स भी शेयर किए। मैंने यहाँ तक इनको बीमा कंपनी के जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनकी ईमेल आईडी भी शेयर की, IRDAI ऑफिशियल्स की भी ईमेल आईडीज़ शेयर की, और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की ईमेल आईडीज़ भी शेयर की। और मैंने इन्हें प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट गजट नोटिफिकेशन 2017 है, उसमें जो जनरल इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए जो गाइडलाइंस है वो भी शेयर की। वैसे इनके पास था भी, ये इन्होंने डाउनलोड कर रखा था गूगल से। तो मैंने क्या, ये 10 पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़िए और देखिए इनके अकॉर्डिंग जो जो आपके साथ गलत हुआ है उसके लिए आप बीमा कंपनी और हायर ऑफिशियल्स IRDAI इन सबको शिकायत कीजिए, प्रॉपर वे में शिकायत कीजिए। और सर्वेयर की जिम्मेदारी और बीमा कंपनी दोनों की जिम्मेदारी है आपको सर्वे रिपोर्ट कॉपी देने की, और इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो आपको क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑफ़र लेटर देगी, इन राइटिंग देगी या रिकॉर्डेड डिलीवरी से देगी। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको शिकायत करनी है। और अगर आप रिपेयर कराना चाहते हैं तो वो आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं अपनी जिम्मेदारी पे। बीमा कंपनी चूँकि अगर इस तरीके से बीमा कंपनी की लाइबिलिटी 81,000 आ रही है और अगर ये रिपेयर होती है, सपोज कीजिए 1 लाख रुपए में होती है, तो 19-20 हज़ार रुपये का फ़र्क है। और 20 हज़ार रुपये बचाने के लिए बीमा कंपनी इसलिए इसको आपकी बात मानेंगी नहीं, वो अपनी जिद पे ही रहेगी कि ये जो है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम है। तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो मैंने कहा ये बहुत ही सरल है, सरल क्या, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, टाइम लगाना होगा, आपको गाड़ी देखनी होगी और जानना होगा उसमें कितना खर्च है, फिर आपको जैसा उचित लगे निर्णय लीजिए। तो ये सब हमारी बात हुई, आधा घंटे, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद मुझे अगले दिन फिर इनके कुछ मैसेज आए व्हाट्सएप के थ्रू, बोले साहब इंश्योरेंस कंपनी सुन ही नहीं रही है, कोई जवाब ही नहीं दे रही। तो मुझे थोड़ा इनका मैसेज अजीब लगा कि थोड़ा सा अगर आप कोई कंप्लेन कर रहे हैं किसी को तो थोड़ा तो पेशेंस रखना ही चाहिए। ये नहीं है कि एक दिन में पहली मेल पे ही आपको कोई जवाब आ जाएगा। अगर आप शिकायत प्रोसेस में हैं तो थोड़ा क्या, काफ़ी पेशेंस रखना होगा। और ये नियम भी, तरीका भी है कि ऐसा नहीं है कि किसी ने हमने मेल की और वो सीधा ही जवाब दे देगा, तो थोड़ा समय तो बनता ही है। और फिर आप रिमाइंडर डालिए 1 2 3 4, आप जितने रिमाइंडर डालेंगे उतना बीमा कंपनी पर दबाव पड़ेगा। उसके बाद साहब इन्होंने मुझे कुछ एस्टीमेट भी भेजा, वो जो इनका रिपेयर एस्टीमेट था दोबारा से, उसमें कॉस्टिंगली मैंने पूछा साहब आपने जाना कि कितना आपकी गाड़ी में रिपेयर खर्च है, तो इनका जवाब आया साहब नहीं। तो मुझे लगा इन्होंने ना तो रिपेयर, फिर मैंने इनसे पूछा साहब व्हाट्सएप पे, मैंने कहा आपको शिकायत क्या है, क्या शिकायत है। तो इन्होंने लिखा साहब वो मैं कंसेंट कैसे दे दूं बीमा कंपनी को, मुझे कोई ऑफ़र नहीं दिया। तो मैंने कहा आपने ये शिकायत बीमा कंपनी और हायर ऑफिशियल से की,
तो साहब इन्होंने कुछ अजीब सा मुझको जो जवाब लिखा, मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया शायद। फिर मैंने इनसे फ़ोन पे बातचीत की, तो हाँ, मैंने इनसे वो स्क्रीनशॉट मांगा कि आपने जो शिकायत की है वो मुझे ज़रा दिखाइए, मैं देखूं तो सही आपने शिकायत क्या की है। तो कुछ जवाब भी दिया इन्होंने, और फिर मुझको वो शिकायत इन्होंने शेयर की जिसको ये शिकायत कह रहे थे। सच पूछिए वो शिकायत ही नहीं थी, ये अप्रूव्ड सर्वेयर साहब, एक स्क्रैपर का जो मेल आईडी थी वो, और एक जो डीलिंग का पर्सन था जो इंश्योरेंस कंपनी से इनका क्लेम डील कर रहा था। 3 लोग उस मेल आईडी में थे, उन 3 लोगों की ईमेल आईडीज़ थी, और उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे ये चीज़ें दे दीजिए, और शायद उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा साहब हमारी कल बातचीत हुई थी और आपने तो कोई शिकायत ही नहीं की, तो फिर आप किस बात की मुझसे ये साझा कर रहे हैं जानकारी। जब आपने मेरे से बातचीत की, मैंने आपको बताया, और अगर आपको शिकायत है तो शिकायत तो करनी होगी। अगर आप राइटिंग में शिकायत नहीं करेंगे तो आपको परिणाम कहाँ से मिलेगा। अभी तो आप वो रिक्वेस्ट करके उनसे वो चीज़ें मांग रहे हैं जो आपको पिछले काफ़ी समय से दे नहीं रहे हैं। या तो कहिए कि आपको शिकायत नहीं है, और अगर शिकायत है तो आपको शिकायत करनी चाहिए। मैंने तो बहुत सारी ईमेल आईडी और बहुत कुछ दिया था, और मैंने कहा वैसे ये बात सच है, गाड़ी आपकी है, आपको जो उचित लगे वो कीजिए। मैं ये आपसे कोई ज़बरदस्ती आप पे जोर नहीं डाल रहा कि आप शिकायत कीजिए, जो आपका तरीका है वो आप अपनाइए, लेकिन मेरा समय तो मत ख़राब कीजिए। मुझसे फिर दोबारा किस लिए ये मैसेजिंग, या किस लिए मुझसे क्या पूछना है। मैं तो एक बार जो भी बताना था वो बता चुका हूँ। तो उन्होंने कहा अभी कर देता हूँ शिकायत। मैंने कहा वो आप जानिए, अगर शिकायत है तो कीजिए, और अगर शिकायत नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो रिक्वेस्ट कीजिए, या जैसे बीमा कंपनी की कर रही है या कह रही है वैसे फॉलो कीजिए। तो जो मैंने ये इंसिडेंट आपको बताया, इसे बताने से ये मेरा अभिप्राय में ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को शिकायत तो रहती है, लेकिन शिकायत करते नहीं हैं, और अगर करते हैं तो सही से कर नहीं पाते, और सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उनको शिकायत क्या है, और शिकायत को किससे करना चाहिए ये भी ठीक से तय नहीं कर पाते। जैसे इस केस में शिकायत, एक आपको अप्रूव्ड सर्वेयर आपको सर्वे रिपोर्ट नहीं दे रहा, और बीमा कंपनी भी आपको सर्वे रिपोर्ट नहीं दे रही, जो भी बीमा कंपनी प्रतिनिधि से आपकी जो डीलिंग चल रही है, और ना वो ऑफर लेटर। तो आप जो वरिष्ठ ऑफिशियल्स हैं उनको साथ में कंप्लेन में रखिए। आप डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है उसके अंतर्गत इंश्योरेंस आता है, आप उनकी आईडीज़ को रख सकते हैं, आप IRDA ऑफिशियल्स को रख सकते हैं। आप प्रॉपर कंप्लेन तो कीजिए नियमों के अकॉर्डिंग। और इनको तो मैंने सारे नियम शेयर भी किए थे, सारी जानकारी दी, आधे घंटे हमने बात भी की, तो फिर भी उनको शिकायत करनी नहीं आई। और शिकायत करनी किसको? तो मुझे लगा कि मैंने शायद वो आधा घंटा वो वेस्ट ही रहा, चूँकि उनकी कुछ समझ में आया ही नहीं, उन्होंने सही से शिकायत ही नहीं कर सके। जिन लोगों की शिकायत है आप उन्हीं से रिक्वेस्ट करें तो या तो आपको शिकायत नहीं है, और अगर शिकायत है तो प्रॉपर शिकायत कीजिए, और शिकायत हायर लेवल पे की जाती है। जिनसे शिकायत है उनसे ही शिकायत करेंगे तो आपको हासिल क्या होगा? बहुत कम चांस है कि आपको कुछ हासिल हो। तो इसलिए मैं ये बहुत सामान्य सा देखता हूँ कि बहुत लोग मुझे फ़ोन या मैसेजेस या यूट्यूब पर मैसेजेस, ईमेल्स के थ्रू चीज़ें मुझको आती हैं, तो लोग अपनी शिकायत को सही तरीके से इंश्योरेंस मामले में नहीं कर पाते, किसको शिकायत करनी है ये नहीं कर पाते। और जबकि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आपको जानने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको जानना आपके साथ सही नियमों के अकॉर्डिंग गलत क्या हुआ है। तो बहुत सारे लोग तो यही तय नहीं कर पाते कि उनके साथ गलत क्या हुआ है। गलत तो हम जब तय कर पाएंगे कि हमें ये पता हो कि सही नियम क्या है, और जो बीमा कंपनी या उनसे संबंधित लोग हमारे साथ कर रहे हैं उसमें गलत क्या है। जैसे इनके साथ इन्हें ऑफ़र लेटर नहीं दिया गया और इन्हें सर्वे रिपोर्ट नहीं दी गई, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं हुआ। तीसरी चीज़, इनकी क्या मर्जी है क्लेम सेटलमेंट के लिए ये नहीं पूछा गया, और सर्वे रिपोर्ट में तो पता ही नहीं वो मेंशन है इनकी मर्जी, इनकी पसंद चाहत कि ये क्या चाहते थे।
जब पूछा ही नहीं गया तो वो होगी क्या। तो ये सब शिकायतें थी। पिछले 22 फरवरी में एक्सीडेंट हुई, शायद 23 तारीख में या 24 तारीख में इन्होंने क्लेम इंटीमेट किया होगा। सर्वेयर साहब ने आया, सर्वे किया, ना इनसे कम्युनिकेशन बातचीत की, ना ये बताया कि साहब मैं सर्वे करने आ रहा हूँ, आप उपस्थित होना चाहें तो भाई एक मौका देना चाहिए। सामने अगर सर्वे हो तो बेहतर है, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए किस तरीके से क्लेम सेटलमेंट करने का, मतलब किस तरीके के क्लेम सेटलमेंट के लिए वो रिकमेंडेशन कर रहे हैं और उस पर क्या ओपिनियन, सहमति है या असहमति है इंश्योर्ड की। तो वो कुछ भी नहीं था। लेकिन सच ये भी है कि यहाँ इंश्योर्ड ने कोई सही तरीके से और सही जगह पर शिकायत नहीं की थी। तो इसलिए मुझे चूँकि बहुत सारे लोगों के ये इस ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं, तो मेरी सबको सलाह है कि आप पहले जानिए आपके साथ गलत, सही नियमों के सापेक्ष आपके साथ गलत क्या हो रहा है, और उस गलत के लिए फिर सही जगह पर ज़ोरदार तरीके से शिकायत कीजिए, एक्सप्लेन करके शिकायत कीजिए और निराश मत होइए, थोड़ा पेशेंस रखिए। एक दिन में कुछ हासिल नहीं होता है, यहाँ पर बहुत कम चांस है, होने को हो जाए। और अगर नहीं भी हो रहा तो बार बार आप मेल डालिए, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटिंग में कम्युनिकेशन कीजिए, वो रिकॉर्डेड होता है और बेहतर होता है। तो अगर आप सही तरीके से सही दिशा में प्रयास करेंगे तो बहुत उम्मीद है कि आपको आपका वाजिब क्लेम हक मिले, आपको न्याय मिले। और ये सिर्फ इंश्योरेंस में नहीं, ये हर जगह अप्लाई होता है। सही जगह, मतलब सही तरीके से प्रयास करने पे सफलता मिलने के चांस अधिक होते हैं। तो आज का मेरा वीडियो का मकसद, मैसेज मेन यही था कि मैं आपको शिकायत के बारे में कुछ बताऊं। तो अब ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, अब इसको विराम देते हैं। नमस्कार।